पहला क्वेश्चन है, एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। कोड बेस्ड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इस बार का, 2023 में आया था आई थिंक। तो क्या इसकी बेसिक इंटरप्रिटेशन क्या है क्वेश्चन की? ठीक है। तो बेसिकली बात कर रहा है कि टू नो द डिफरेंस व्हाट यू हैव राइट टू डू। राइट क्या हो सकता है किसी का करना? राइट्स के सोर्स क्या हो सकते हैं? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, डिफरेंट लॉस के थ्रू राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं, डिफरेंट स्टैट्यूट के थ्रू राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं। इस क्वेश्चन में मेन चैलेंज है क्या? डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट करना। जब हम इसके डायमेंशंस क्रिएट करेंगे, व्हेन यू हैव राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, इंडिविजुअल लेवल पे आर्टिकल 19 की अगर बात करें, आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? इसका सब कंपोनेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच। यू हैव राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट व्हाट डज एथिक्स से? एथिक्स क्या बोलता है? यू हैव टू बी कंसिडरेट अबाउट द फीलिंग्स ऑफ अदर, यू हैव टू बी टॉलरेंट। हेट स्पीच तो नहीं कर सकते ना। Just because we have right to speech, we cannot engage ourselves in freedom of hate speech. Similarly, at an individual level, हमारे पास right to property भी है, पर right to property इतना वाइड, इतना वास्ट तो नहीं हो सकता कि जो right to basic subsistence है या फिर प्रॉफिटिंग या प्रॉफिट ओरिएंटेड इतना हो जाए कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस्ड है। We have right, definitely we have right, but is it right thing to do? This is basically ethics. Now, अगर सिर्फ एक इंडिविजुअल बेसिस पे लिखने जाएंगे, आंसर में पॉइंट्स बहुत कम पड़ जाएंगे। इस आंसर को अवॉइड करने के लिए पहला डायमेंशन इंडिविजुअल का बनाना है हमें, दूसरा डायमेंशन किसका बनाना है? कॉर्पोरेट्स की भी बात करेंगे ना। प्रॉफिट्स का राइट तो कॉर्पोरेट्स का भी होता है, प्रॉफिट्स कर सकते हैं, लेकिन इज इट राइट फॉर द प्रॉफिट फॉर द कॉर्पोरेट्स टू एंगेज देमसेल्फ इन प्रॉफिटियरिंग? ब्लैक मार्केटिंग करने लगे, प्रॉफिटियरिंग में इन्वॉल्व हो जाएं, इज इट राइट थिंग टू डू? सिमिलरली और वाइडन करना है हमें अपना डोमेन। इंटरनेशनल में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, डिफरेंट कंट्रीज के पास राइट हो सकता है वो दूसरे की टेरिटरी एनेक्स कर लें, बट इज इट राइट थिंग टू डू? बेसिक पर्पस समझ में आ रहा है कि हमें पॉइंट्स कैसे जनरेट करने हैं। अगर हम इंडिविजुअल सेंट्रिक रहेंगे यहाँ पे तो पॉइंट्स बहुत कम पड़ जाएंगे, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, राइट, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल एंड कंट्रीज, सबके पास अपने राइट्स होते हैं, बट इज इट राइटफुल? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय एथिक्स। इसमें एग्जाम्पल मल्टीपल हो सकते हैं, आप कोई भी एग्जाम्पल लगाएं, राइट टू प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट टू एनेक्स टेरिटरी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, राइट टू प्रॉफिट का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। वाई इट इज नॉट एथिकल? बिकॉज अगर सिर्फ सब लोग अपने राइट्स की बात करने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने राइट्स की बात करने लगेंगे, तो कल हमने एक डायग्राम बनाया था कि अल्टीमेटली व्हाट इज द पर्पस ऑफ एथिक्स? समवन बोनम, द अल्टीमेट गुड, द शेयर्ड ह्यूमैनिटी। अगर सिर्फ और सिर्फ सब लोग अपने राइट्स पे फोकस कर रहे हैं तो क्या हम शेयर्ड ह्यूमैनिटी पे कभी पहुंच पाएंगे? So it means that following right cannot lead to ethics because it cannot lead to shared humanity. तो वो जो हमने डायग्राम बनाया था लास्ट क्लास में कि कैसे एथिकल डिसीजन मेकिंग से मोरल सेंसिटिविटी जनरेट होती है, मोरल रीजनिंग जनरेट होती है, मोरल रीजनिंग से जो शेयर्ड ह्यूमन प्रोग्रेस होती है, वो सिर्फ और सिर्फ कब आएगी? जब हमें पता होगा दैट व्हाट इज द राइट थिंग टू डू। नॉट ओनली वी आर, सिर्फ और सिर्फ हमें इस बात पे फोकस नहीं करना है कि हमारा राइट क्या है। दिस वाज द बेसिक जिस्ट ऑफ। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद ये डॉक्टर का राइट है कि वो जाके अपनी लीव ले सकता है, बट अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्या एथिकल होगा कि 8 घंटे के बाद वो अपनी लीव ले ले? सिमिलरली पुलिस पर्सनल, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो है, अभी जो फ्यूल की क्राइसिस चल रही है, फ्यूल की शॉर्टेज हो रही है, डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, एज पर प्रोटोकॉल्स दे हैव ऑल द राइट टू अवेल ऑल द फैसिलिटीज ऑफ डिफरेंट कॉन्वॉयज, वो कॉन्वॉयज की फैसिलिटीज अवेल कर सकते हैं, बट इट इज राइटफुल जब ऐसी कंडीशन है जो ग्लोबल क्राइसिस अभी चल रही है। अंडरस्टूड? इसका डायमेंशन कैसे ब्रॉड करना है इस क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? राइट, हाँ, जनरल विल की बात कर सकते हैं। ऐसे बात कर सकते हैं, रूजो की जो जनरल विल की बात करता है दैट वी हैव टू लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आल्सो। नहीं, अगर कोई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कोई टर्म है
तब यूज कर सकते हैं, जैसे रूसो की सेल्फ विल को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जनरल विल कैसे इम्पैक्ट करती है, कि जनरल विल इन द सेंस कि सोसाइटी के जो कॉमन इंटरेस्ट है उनको भी ध्यान में रखना है. यू कैन नॉट फोकस ऑन योर सोल राइट ओनली. हाँ. दो एक तरह से वो बना सकते हैं, सर्कुलर डायग्राम बनाते हैं, इसमें राइट्स लिख दो आप, फिर डिफरेंट एरो से डिफरेंट राइट लिख दो. आर्टिकल 19, you have freedom of speech, you have right to property, corporates have right to profit, similarly different countries have different right. दूसरे में लिख दो, बट इज इट राइट थिंग, क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में, इज इट राइट थिंग टू डू. इस तरह से सेल्फ एक्सप्लेन, हाफ पेज में दोनों टर्म्स एक्सप्लेन हो जाएंगे. इस तरह से कर सकते हैं. एंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इसको करके भूल नहीं जाना है. इसको हम डिफरेंट इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, डिफरेंट केस स्टडी में यूज कर सकते हैं. अगर कोई ऐसी केस स्टडी आ सकती है जिसमें हमारे राइट्स की बात हो रही है और व्हाट इज राइट थिंग टू डू, उसका परफेक्ट इंट्रोडक्शन बन सकता है. तो जो आपकी टेस्ट कॉपीज हैं जिसमें आप लिख रहे हो, जो चीजें ऐड कर रहे हो, वो लास्ट टाइम जो लास्ट मिनट रिवीजन का वही अल्टीमेट सोर्स है. तो जो कोट आया है बहुत बहुत सारी जगह पे, एथिक्स के इंट्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकता है. अगर ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज एथिक्स, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन के लिए भी ये कोट यूज हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. If a country is to be corruption free and become a nation of beautiful minds, I strongly feel there are three key societal members who can make a difference. They are father, the mother, and the teacher. कोड बेस्ड क्वेश्चन में कल मैंने एक वो बताया था कि कैसे कोड बेस्ड क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं. कि सबसे पहले बेसिक आइडिया है, हमें लगना है कि ये सिलेबस के कौन से टॉपिक से कोट आया गया है. कौन से टॉपिक से लगता है, कौन से टॉपिक से ये कोट. ब्रॉडली जो टॉपिक है वो डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स, उससे क्वेश्चन आया गया है. लास्ट जो क्लास में किया था, सिमिलरली लगभग सेम क्वेश्चन है. कैसे, किसकी बात कर रहा है. बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स एंड करप्शन फ्री. कल हमने एक टॉपिक किया था जो आइडियल सोसाइटी के बारे में बात कर रहा था, कि आइडियल सोसाइटी के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. क्वेश्चन किया था. तो नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड से क्या समझ सकते हैं. वी शुड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, और एम्पैथेटिक है, इक्वालिटी है, जेंडर जस्टिस है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वालिटी एंड इक्विटी है. तो अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, जो हमने चीजों की बात की, इक्वालिटी है, इक्विटी है, ये हमारा एंड गोल है. इक्वालिटी कर लें, इक्विटी, कंपैशन, ईटीसी, ये हमारा एंड गोल है. एंड ऑफ कोर्स करप्शन फ्री. इसके पाथ क्या है, इसके वे क्या है. ये अगर पॉइंट बी है और पॉइंट ए से हमें यहां पे जाना है, और इसके एजेंट्स कौन है. फादर, मदर एंड टीचर. क्वेश्चन एसेंशियली इसकी बात कर रहा है. कोड बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, हमेशा दो चीजों को लिंक करता है मोस्टली, ए और बी. और ए से बी के जाने के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं. अगर ये फ्रेमवर्क रेडी होगा हमारे माइंड में कि अल्टीमेटली हमें प्रूव क्या करना है कि ए से बी पे जाने के लिए कौन कौन से एजेंट रिक्वायर्ड है और हम ए से बी पे कैसे जाएंगे, ये क्वेश्चन भी उसके बारे में बात कर रहा है. और ब्यूटीफुल माइंड्स कैसे हो सकता है. सिलेबस के पॉइंट्स बताओ, सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स हैं, क्या होना चाहिए. सिलेबस में क्या क्या है, सिलेबस के कीवर्ड्स बताओ. इमोशनल इंटेलिजेंस है. इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या सब कंपोनेंट हो सकते हैं. सेल्फ अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, सोशल कोहेजन है एक कंपोनेंट, एम्पैथी भी एक कंपोनेंट है. तो अगर हम नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स की बात कर रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा कि सोसाइटी में ट्रस्ट है, सोशल कैपिटल है, और क्या टॉपिक है, एटीट्यूड है. अगर सोसाइटी में सबके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो भी नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. ये हो गया हमारा एंड गोल. और अब इन सब चीजों में हेल्प करने के लिए फादर, मदर एंड टीचर कैसे हेल्पफुल हैं, अब ये प्रूव करना है. बस क्वेश्चन यही है, कैसे हेल्पफुल है. हाँ, एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन है, पर कैसे. हम्म हम्म हम्म
ठीक है, थोड़ा कीवर्ड स्पेसिफिक डालने की कोशिश करेंगे। एथिक्स का GS4 का पेपर है, GS4 के कीवर्ड्स लाने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप बोल सकता हूं कि ये सारे जितने भी एजेंट्स हैं ये राइट एटीट्यूड फॉर्मेशन में बिल्ड करते हैं? नहीं, अलग अलग नहीं लिखना है। अगर बहुत ज्यादा अलग, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बार बार कर सकते हैं कि आपको जेंडर इंस्टीट्यूट आप आंसर नहीं लिख सकते हैं कि आप मदर से लव एंड कंपैशन सीखेंगे, फादर से डिसिप्लिन सीखेंगे। दैट इज नॉट राइट वे ऑफ आंसरिंग, दैट शोज अ जेंडर स्टीरियोटाइप। तो अगर बहुत ज्यादा हम अलग कर भी नहीं पा रहे हैं तो अगर मदर फादर को एक कंपार्टमेंट में रख देते हैं, टीचर को अदर कंपार्टमेंट में रख सकते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर, पेरेंट्स से, पेरेंट्स में हम जब हम स्कूल में जाते हैं तब एक्सटर्नल वर्ड से पहला मैंने वो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो और सिलेबस पे कौन सा कीवर्ड हम लेके आ सकते हैं? सिलेबस कीवर्ड कोई खोल लेता हूं मैं। जब भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, सिलेबस पे जाना है हमें वापस, कि वो क्वेश्चन हम सिलेबस से कैसे आंसर कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं सिलेबस का रिफ्लेक्शन है, तो हमारा आंसर भी सिलेबस का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो हर बार लिखने से पहले, टेस्ट में लाने से पहले एक बार हम सिलेबस देख सकते हैं। आंसर इसी में है इसका, कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स की उन्होंने बात की, फादर मदर एंड पेरेंट्स, फादर मदर एंड टीचर, वो कैसे डेवलप कर सकते हैं ये सारी चीजें। एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलपमेंट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो बेसिकली जो बच्चे जो सीखते हैं वो किससे देखकर सीखते हैं? अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को। तो क्या उन सब की लर्निंग जो हेल्पफुल होगी कहीं ना कहीं एटीट्यूड जनरेशन में भी हेल्पफुल होगी? तो बोला था ना कि एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन के अलावा वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, वो सिलेबस से वर्ड याद आएंगे। जो एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन होंगे वो पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेशन में हेल्पफुल होंगे। वो हेल्पफुल होंगे ये वैल्यूज जनरेट करने में। टीचर हेल्पफुल होगा इंटीग्रिटी, इंपार्शियलिटी और नॉन पार्टीशनशिप और ऑब्जेक्टिविटी जैसी वैल्यू जनरेट करने में। ये सारी सारी वैल्यूज जनरेट होंगी तो अल्टीमेटली जो नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स की जो हमने बात की थी, उस उन पॉइंट भी तक हेल्पफुल होंगी वो पहुंचने में। कोट किसका है? डॉक्टर एपीजे का, अब्दुल कलाम का कोट है। उनका उनका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है। वो अपनी बायोग्राफीज में बताते हैं कैसे उनके जो फादर की लर्निंग थी, जो उनके टीचर की लर्निंग थी, कैसे हेल्पफुल हुई। वो अपने फादर के बारे में बताते हैं, वो कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो जो उनका गुस्सा, उनके फादर का गुस्सा ना करने की हैबिट थी, अल्टीमेटली जो उनका टेम्परामेंट बिल्ड हुआ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर का, लॉन्ग टर्म टेम्परामेंट बिल्डिंग में हेल्पफुल था। और दूसरे जितने भी ग्रेट एग्जाम्पल है, जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात करते हैं कि कैसे उनका पेरेंट का रोल इंपॉर्टेंट था। किसकी बात कर सकते हैं और? आपके पर्सनल जो आइडियल है उनका नाम बताइए। गांधी जी। हम्म, और बताइए, आपने रोल मॉडल का नाम बताइए। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। किसी एग्जाम्पल किसी का भी डाल सकते हैं, अपने रोल मॉडल का आंसर डाल सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये सब जो हमारे तीनों स्टेक होल्डर्स हैं, वो अल्टीमेटली क्या हेल्पफुल करेंगे? ये सारी वैल्यूज। नहीं, दे सकते हैं अगर एग्जाम्पल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो। अगर एग्जाम्पल सेल्फ सेल्फ एक्सप्लेन तो दे सकते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स कम हो जाते हैं जब आप गांधी जी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे इंटीग्रिटी में हम गांधी जी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल द इंटीग्रिटी ऑफ महात्मा गांधी इतना सफिशियंट है एग्जाम्पल देने में। अगर छोटे एग्जाम्पल्स हैं तो दे सकते हैं मल्टीपल एग्जाम्पल्स। बेसिकली समझ में आया कि कैसे करना है कोई भी कोड बेस्ड क्वेश्चन। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमें जाना है, और उसको जाने के लिए कौन कौन से एजेंट्स हेल्पफुल होते हैं। क्वेश्चन कहीं ना कहीं हेल्प यही रहेगा। कोड डिफरेंट कोड्स आते रहेंगे, डिफरेंट लोगों के रोल्स पूछते रहेंगे, पर क्वेश्चन का हमारा बेसिक फ्रेमवर्क ये रहेगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, पॉइंट बी आइडेंटिफाई करना है। नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स का अल्टीमेटली मतलब क्या है? करप्शन फ्री का मतलब क्या है? करप्शन फ्री का अगर हम वो ब्रेक करेंगे तो करप्शन फ्री का मतलब खाली फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, करप्शन ऑफ वैल्यू सिस्टम भी हो सकता है, करप्शन ऑफ थॉट्स भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, और डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंचाने में हेल्पफुल करेंगे। उसके बाद सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं, कितने भी हो सकते हैं, आपके पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये
What are the main factors responsible for gender inequality in India? Discuss the contribution of Savitribai Phule in this regard. क्या 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 मेन फैक्टर्स हैं? पैट्रियार्कल माइंडसेट एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। वीक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। हम्म हम्म। तो इसमें जो जो इंस्टीट्यूशन लिख सकते हैं, पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल कंडीशनिंग। पेट्रियार्कल सोशल नॉर्म्स, पेट्रियार्की प्राइवेट पेट्रियार्की भी हो सकती है, पब्लिक पेट्रियार्की भी हो सकती है। पब्लिक पेट्रियार्की का एग्जांपल जो हम सेल्फ उसमें पढ़ते हैं लोकल गवर्नेंस में, पंचायत पति सिंड्रोम। जो वुमेन होती हैं ऑल्दो वो पब्लिक स्फीयर में आ गई हैं लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी डिनाई की जाती है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक पेट्रियार्की। ये वाला एग्जांपल हम उस GS2 में भी यूज करेंगे, दैट हाउ पब्लिक पेट्रियार्की is harming the opportunities of women. Second, patriarchal social norms and cultural conditioning. Cultural conditioning का मतलब क्या है कि right from day one cultural conditioning इस तरह से की जाती है, right from segregation of colors, जब career opportunity decide की जाती हैं, age of marriage से लेके सारी चीजें जो day one से cultural conditioning की जाती है कि नहीं, you are designed, you are going to do that particular task only. इसका एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन से? जैसे एक कीवर्ड है पिंक कॉलराइजेशन ऑफ जॉब, दूसरा ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्या होती है? ग्लास सीलिंग, दो तीन कीवर्ड है, ग्लास सीलिंग, ग्लास क्लिफ। थर्ड है स्टिकी फ्लोर। ये सब क्या क्या है? ग्लास सीलिंग का मतलब क्या? सीलिंग का क्या मतलब है कि एक सेट कर दिया, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, दैट इज ग्लास सीलिंग। की एक लेवल सेट कर दिया, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, दैट इज विजिबल। लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर विजिबल। ग्लास सीलिंग क्यों बोला है? कि आपको दिख रहा है कि आप अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, पर आप ऊपर नहीं जा सकते हो, आपके लिए एक सीलिंग क्रिएट कर दी गई है। ग्लास क्लिफ क्या है? राइट, राइट। अगर डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो वुमेन को डिसीजन पास कर दिया जाएगा और बाद में ब्लेम करने के लिए क्या बोला जाएगा कि हमें तो पता ही था कि ये गलत डिसीजन लेंगे। दिस इज ग्लास क्लिफ। स्टिकी फ्लोर, स्टिकी फ्लोर ये होता है कि स्टिकी फ्लोर की आपको जानबूझ के जो लो पेइंग जॉब्स होती है ना, उनमें स्टिक करके रखा जाएगा, दैट इज स्टिकी फ्लोर। थर्ड इज, अगर वुमेन स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन आता है तो एक नोबेल स्कॉलर है क्लॉडिया गोल्डन, इनको कोट करना है। 2023 का नोबेल प्राइज मिला था, जिस साल यूपीएससी ने केयर इकोनॉमी का क्वेश्चन ही पूछा ना, केयर इकोनॉमी का। इनका वर्क केयर इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो अगर केयर इकोनॉमी का क्वेश्चन आता है तो क्लाउडिया गोल्डन को कोट करना है हमें। तो उन्होंने किस चीजों की बात की थी? एक बात की थी उन्होंने इस तरह से, यू हाइपोथेसिस की बात की थी। ये सोसाइटी है एग्रीकल्चर सोसाइटी, ये है सर्विस सेक्टर ओरिएंटेड सोसाइटी, और ये है इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी। तो इनका जो आर्गुमेंट था नोबेल प्राइज के लिए जो मिला है इन्हें, कि एग्रीकल्चर सोसाइटी में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो भी ज्यादा है था, सर्विस सोसाइटी है उसमें भी वुमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, बट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डिप होता है। तीसरा कॉन्सेप्ट किसने बात की थी? एज के कॉन्सेप्ट में। ऑल्दो ये वाला कंसेप्ट इकोनॉमिक सर्वे का कॉन्सेप्ट है कि एक पर्टिकुलर एज में वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन होता है। इस टर्म को उन्होंने बोला था मदरहुड पेनल्टी। जो रिप्रोडक्टिव एज होती है उसमें ड्रास्टिकली देखा गया है, इकोनॉमिक सर्वे की ऑब्जर्वेशन थी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन होता है। मदरहुड पेनल्टी का डिसएडवांटेज ये होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो आपका करियर ब्रेक हुआ ही, लेकिन कंटिन्यूटी जो करियर की हो जाती है उस टाइम पे वो ब्रेक हो जाती है। तो फिर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पे आना
डिफिकल्ट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज मदरहुड पेनल्टी, दैट एवरी मदर हैज टू पे अ पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ हर कैरियर. दैट वाज अ टर्म दैट वाज यूज्ड बाय इकोनॉमिक सर्वे. तो अगर कोई विमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आ रहा है तो हम ये दो ग्राफ बना सकते हैं, मदरहुड पेनल्टी, यू हाइपोथेसिस ऑफ क्लाउडिया गोल्डन. एक बहुत आर्गुमेंट दिया जाता है, कोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं हम, कि अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर इक्विटी की बात कर रहे हैं, दैट डिस्कशन स्टार्ट फ्रॉम कपल इक्विटी. कपल इक्विटी कम्स बिफोर जेंडर इक्विटी. अगर कपल इक्विटी नहीं है तो हम जेंडर इक्विटी की तो बात ही नहीं कर सकते हैं. कपल इक्विटी ना होना भी कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी का रीजन है. तीसरा डायग्राम का मैं ऐसे बना सकता हूं कि डिफरेंट लॉज हमारे पास आए हैं, डिफरेंट लॉज हमने बनाए, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. तो हमारी अगर वैल्यूज हैं, ये हमारी पेरिफेरल वैल्यूज वैल्यूज हैं और ये हमारी कोर वैल्यूज हैं. तो जो डिफरेंट लॉज बनाए हमारी, डिफरेंट लॉज आए, स्ट्रॉन्ग लॉज आए, तो उन्होंने हमारी पेरिफेरल वैल्यूज तो चेंज कर दिया, लेकिन हमारी जो कोर वैल्यू है वो अभी भी जेंडर इनजस्टिस वाली है. ये वाला डायग्राम मैं दूसरी जगह भी यूज कर सकता हूं. अगर ये वाला एग्जांपल आता है, व्हाई देयर इज कास्ट बेस्ड वायलेंस स्टिल प्रेवलेंट इन इंडिया डिस्पाइट सो मच स्ट्रॉन्गर लॉज. बिकॉज हमारी पेरिफेरल वैल्यू तो चेंज हो गई है, लेकिन कोर वैल्यूज सिर्फ लॉ से चेंज नहीं हो सकती है. क्या ये आर्गुमेंट उसमें भी दिया जा सकता है कि लॉ कैन ओनली चेंज पेरिफेरल वैल्यू बट नॉट कोर वैल्यूज. दूसरा आर्गुमेंट, अगर वुमेन मान के चले लेबर फोर्स में भी है और दे आर अर्निंग वेल. एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी ने जीएस 2 में या जीएस 1 में क्वेश्चन पूछा था कि एग्रीकल्चर में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, डू यू थिंक दैट इट इज लीडिंग टू जेंडर इक्वालिटी? वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ना एग्रीकल्चर में, कैन इट बी कंसिडर्ड एज एन इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वालिटी? स्टिकी फ्लोर है, राइट. दूसरा, अल्टीमेटली हमें डिसाइड करना है कि ये है या नहीं, तो हम बात कर सकते हैं दो टर्म्स की, दैट इज वॉइस एंड चॉइस. क्या वो पर्टिकुलर कैरियर ऑप्शन चूज करना उनकी खुद की चॉइस थी, या सिर्फ इसलिए फोर्सफुली चूज करना पड़ा क्योंकि मेल काउंटर पार्ट नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, वो ज्यादा रेन्यूमरेशन जहां मिल रहा है उस फील्ड में चले गए हैं? क्या वो पर्टिकुलर जॉब अपॉर्चुनिटी उसकी चॉइस थी? नहीं. उसके बाद, चॉइस के बाद भी जो पैसे कमाए, क्या उसके एक्सपेंडिचर पे किस तरह से वो एक्सपेंडिचर होगा, क्रॉप्स कौन सी ग्रो करनी है, फर्टिलाइजर कौन सा यूज करना है, क्या उस पर वॉइस है? नहीं. तो क्या हम कह सकते हैं कि एक्चुअल में जेंडर एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है? नहीं. अगर वुमेन एम्पावरमेंट का और भी क्वेश्चन आता है तो एक तीसरा डायग्राम भी हम बना सकते हैं कि अगर पूछे व्हाट डज वुमेन एम्पावरमेंट मीन टू यू. पहला एग्जांपल होता है पावर टू, पावर विद, पावर विद इन. पावर विद इन मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट. क्या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी से जो हमें जज करने के लिए बोलते हैं कि दिस, जैसे एग्रीकल्चर में पूछा कि डू यू थिंक दैट डज सो एंड सो एक्टिविटी लीड टू वुमेन एम्पावरमेंट, तो हम इन तीन डायमेंशन से जज सकते हैं. एक तो वॉइस एंड चॉइस वाले फ्रेमवर्क से जज कर सकते हैं, दूसरा इस डायमेंशन बात कर सकते हैं दैट इज इट इंक्रीजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इज इट इंक्रीजिंग सेल्फ वर्थ. पावर टू, पावर टू का मतलब क्या है? पावर टू ब्रिंग सोशल चेंज. क्या वो पर्टिकुलर चीज है, उससे क्या वो एजेंट ऑफ सोशल चेंज बन पा रहे हैं? दैट इज पावर टू. पावर विद, पावर विद मतलब कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. जैसे मैं बात करता हूं सेल्फ हेल्प ग्रुप की, एसएचजीस, डिफरेंट जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, कलेक्टिव पावर की. तो अगर आपसे पूछा जाए कि एसएचजीस, डू यू थिंक दैट एसएचजीस आर लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट, क्या हमारे पास दो फ्रेमवर्क हैं, इसके बेस पे हम पूरा आंसर लिख सकते हैं? यस, इट इज इंक्रीजिंग द कलेक्टिव पावर, इट इज इंक्रीजिंग द बार्गेनिंग पावर, इट इज लीडिंग टू सेल्फ वर्थ, एंड ऑल्सो इट इज दे आर बिकमिंग एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज. इसके बाद एग्जाम्पल्स हम मल्टीपल लिख सकते हैं, वॉइस एंड चॉइस वाले फ्रेमवर्क से भी इसे आंसर कर सकते हैं. ठीक है. दूसरा है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एंड डिनायल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स. वर्जीनिया वुल्फ को किसी ने पढ़ा है?
वर्जीनिया वुल्फ की एक बुक है, एक ऐसे का कलेक्शन है, अ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें वो एग्जाम्पल देती हैं कि विलियम शेक्सपियर की एक इमेजिनरी सिस्टर है, पर वो कैसे विलियम शेक्सपियर की तरह ग्रेट नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक अ रूम ऑफ वंस ओन इज अ सिंबल ऑफ ऑटोनॉमी। वहां पे आप एक बैठ क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो विलियम शेक्सपियर की जो इमेजिनरी सिस्टर है, उसे कभी अब रूम ऑफ वंस दिया ही नहीं गया, कभी सेल्फ स्पेस दिया ही नहीं गया, तो वो हमारे पास एक ग्रेट फीमेल राइटर कभी हो ही नहीं पाई। ये आर्ग्यूमेंट उनका ऐसे में है। सिमिलरली का आर्ग्यूमेंट इसमें आता है, अ रूम ऑफ वंस ओन की तरह अ फील्ड ऑफ वंस ओन। फील्ड, हम जो फील्ड ओनरशिप की बात करते हैं, सिंस प्रॉपर्टी ओनरशिप स्क्यूड है इन फेवर ऑफ मेल, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने एक कोट दिया था दैट इनइक्वालिटी हैज अ फीमेल फेस। ये सारे रीजन है कि इकोनॉमिक डिपेंडेंसी एंड डिनायल ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, इसमें हम चॉइस और वॉइस वाला कंसेप्ट भी लेके आ सकते हैं कि हाउ अल्टीमेटली इकोनॉमिक डिपेंडेंसी अफेक्ट चॉइस एंड वॉइस। थर्ड एग्जांपल, एजुकेशनल एक्सक्लूजन एंड ड्रॉप आउट। स्टेम फील्ड में हम बात कर सकते हैं, स्टेम फील्ड में जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत लिमिटेड है अभी भी, ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। तीसरा आपने बताया था इंस्टीट्यूशनल्स एंड लीगल फेलियर्स, लॉज एग्जिस्ट बट इन्फोर्समेंट फेल्स। चौथा, पांचवा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ कास्ट, क्लास एंड ज्योग्राफी। नाउ इमेजिन अ ट्राइबल वुमन who is also handicapped and she is living in we say a geographically isolated location. So don't you think that it is leading to intersectionalities? जितनी vulnerabilities हैं, अलग अलग vulnerabilities हैं, it makes her all the more vulnerable. इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इंटरसेक्शनैलिटी, कि जितनी भी vulnerabilities हैं वो एक जगह पे intersect कर रही हैं. It can be intersectionality of caste, class and location. Dalit, tribal and rural women face compounded discrimination. The intersection of multiple structural inequalities producing the deepest and most invisible form of injustice. ये सारे रीजंस है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। और कौन से रीजंस हो सकते हैं जो कीवर्ड्स हम बात कर सकते हैं, ऑल्दो सोसाइटी में डिफरेंट में कीवर्ड्स अलग से दूंगा, सोसाइटी रिलेटेड कीवर्ड्स। स्पेसिफिक एग्जांपल, आई थिंक मतलब यही एग्जांपल करेक्ट, द इंटरसेक्शनैलिटी। हाँ, और क्या, दैट इज सफिशिएंट। बिल्कुल बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और क्या हो सकता है, और क्या रीजंस हो सकते हैं? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम जीएस2 में इसका डिस्कशन अलग से करेंगे, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का। अभी ये डायग्राम्स अभी सफिशिएंट है, सोसाइटी और जीएस2 में इसका डिस्कशन हम फर्दर करेंगे। हम्म हम्म एप्टीट्यूड कैसे आएगा इसमें? एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड की जगह एटीट्यूड आ जाएगा ना। एटीट्यूड, रॉन्ग एटीट्यूड, स्टेरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, एटीट्यूड ज्यादा सुटेबल होगा यहाँ पर। हाँ, एटीट्यूड आ जाएगा सिलेबस से, वैल्यूज आ जाएंगे। एक्सप्लेन द मेजर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीर, हाउ आर दे रेलेवेंट टू प्रेजेंट टाइम्स। ये भी कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी वाला क्वेश्चन बताया था, टीचिंग्स में यही क्वेश्चन आता है। एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी कि रिलीजियस लीडर्स हो सकते हैं, रिलीजियस गुरु हो सकते हैं, एजुकेशनल लीडर्स हो सकते हैं, लॉर्ड महावीर, लॉर्ड बुद्ध, गुरु नानक देव के बारे में लास्ट के क्वेश्चन पूछा था, या तो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हो सकते हैं, साइंटिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, वो किसी प्रोमिनेंट साइंटिस्ट के बारे में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन का फ्रेमवर्क वही रहेगा कि व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स एंड हाउ दे आर रेलेवेंट टू प्रेजेंट टाइम्स। इसको कैसे आंसर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को? टीचिंग लिस्ट कर दिया, फिर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे प्रेजेंट टाइम्स में? प्रेजेंट टाइम्स में क्या क्या प्रॉब्लम है?
और ठीक ठीक ठीक। और तो इसको लिखना कैसे है कि जैसे सत्य अगर होगा तो ये होगा सोसाइटी में, ये इसको ऐसे लिखना ये प्रॉब्लम है इसकी सत्य है। या तो एक डायग्राम बना सकते हैं हम ऐसे, इस तरह से हमने मेजर टीचिंग शो कर दी। अगर 5 टीचिंग है, 5 महावरत एक्सप्लेन करने हैं, इससे एक्सप्लेन कर दिया। फिर नेक्स्ट फर्दर हम एक्सप्लेन कर देंगे कैसे रेलेवेंट है। पर रेलेवेंट कैसे बताएं, किन किन चीज़ों की बात करेंगे हम? कॉन्फ्लिक्ट, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। जब हम प्रोमिनेंटली इन हाउ दे आर रेलेवेंट फॉर प्रेजेंट टाइम्स, तो मोस्टली हमारे वो रहता है कि हम प्रेजेंट टाइम में क्या क्या दिक्कतें हैं, बस कन्फ्लिक्ट्स, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इस पर लिमिटेड हो सकते हैं। इस पर पॉइंट्स कैसे जनरेट करेंगे? इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? डोंट यू थिंक दैट लैक ऑफ कंटेनमेंट इज द बिगेस्ट क्राइसिस ऑफ प्रेजेंट टाइम? सोसाइटी में जो टॉलरेंस बढ़ रहा है, सोसाइटी में जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है, वो मेजर प्रॉब्लम नहीं है आज की? कॉन्फ्लिक्ट तो है इंटरनेशनल लेवल पे, जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का इशू है, जो ग्लोबल क्राइसिस है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो तो इशू है ही। लेकिन पर्सनल लेवल से कैसे हेल्पफुल हो सकता है? वही वहां से पॉइंट जनरेट करेंगे ना। पर्सनल सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल क्राइसिस ऑफ कॉन्साइंस से बचने के लिए, पर्सनल एथिकल फ्रेमवर्क में काम करने के लिए, पर्सनल राइट एंड रॉन्ग के डिसीजन के लिए। फिर फर्दर नेक्स्ट स्टेप इंटरपर्सनल रिलेशंस के लिए, सोसाइटी में कैसे हारमोनी हो, कैसे टॉलरेंस हो, कैसे पीस हो। फिर नेशनल लेवल पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर। अगर सबके दो दो पॉइंट ही जनरेट करते हैं, 10 पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। इसमें कौन कौन सी टीचिंग आप कैसे लिंक कर सकते हैं? अहिंसा की बात करें अगर, अहिंसा सारी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ी ना रिलेटेड है कि सिर्फ थॉट्स की अहिंसा भी तो हो सकती है। जो सोसाइटी में टॉलरेंस इंटॉलरेंस बढ़ रही है, वो भी तो एक अहिंसा का फॉर्मेशन है। खुद के अगेंस्ट भी तो वायलेंस होता है कि नहीं, प्री में मेरे मार्क्स कम आए तो सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। खुद के अगेंस्ट भी तो वायलेंस हो सकता है। थॉटफुल वायलेंस भी तो हो सकता है कि आपने एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस किया ही नहीं, पर आपके थॉट्स इतने नेगेटिव हैं सामने वाले इंसान के लिए, वो भी तो एक अहिंसा का वो है। समझ गया? लिखेगा सबका कंटेंट वही रहेगा, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, और जितने 5 महाव्रत हैं वही टीचिंग रहेगी। लेकिन हमें पॉइंट्स कैसे वाइडन करने हैं? इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल से कलेक्टिव लेवल का, और हर एक वर्ड का अहिंसा का ब्रॉडर डायमेंशन, कि अहिंसा का मतलब खाली ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट नहीं करना है। सेल्फ, जो खुद के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, खुद के अंदर जो वायलेंस की वो रहती है, थॉटफुल वायलेंस की जो चीज है, उसके बारे में। सिमिलरली अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया कि अगर पूछें एक्सप्लेन द मेजर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड हाउ दे आर रेलेवेंट टू प्रेजेंट टाइम्स, तो हम उसमें बात कर सकते हैं जिनकी मेजर टीचिंग्स हैं। सम्यक दृष्टि, जो 3 सम्यक वो हैं, सम्यक दृष्टि, अ, हम्म, हाँ, कैसे रेलेवेंट है प्रेजेंट टाइम्स में, एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरह से। बुद्धिज्म में एक दिक्कत है कि हमें कीवर्ड मिल गया है कर सकते हैं हाँ हम जाते हैं एट नंबर की तरफ, हाँ तो वही राइट कंडक्ट राइट राइट हाँ, तो राइट कंडक्ट, राइट कीवर्ड कंडक्ट। नहीं लगते वो, ऐसा लगता है जैसे जनरल। नहीं नहीं, क्यों कीवर्ड्स नहीं है? स्टंगे का मार्ग अपने आप में कीवर्ड है। राइट कंडक्ट, राइट बिलीफ, राइट फेथ, राइट नॉलेज, अपने आप में कीवर्ड है। सिमिलरली अहिंसा की अगर वो बात करें, तो अहिंसा इन्वायरमेंट के अगेंस्ट भी एक्सटेंड होगा। जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात है, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, वो भी प्रेजेंट टाइम की क्राइसिस है, तो अहिंसा उससे भी लिंक्ड है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद का मतलब क्या है? यू हैव टू बी ओपन टू द अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव टू बी टॉलरेंट, हमें एकोमोडेट करना है। और जब अनेकांतवाद होता है, स्यादवाद होता है, जब हम दूसरे के व्यू को ओपिनियन देते हैं, तो अल्टीमेटली जो लास्ट में जो जनरेट होता है, वो हम ट्रुथ के ज़्यादा करीब होते हैं। फिर उससे जब बहुत सारे लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारे लोग अपना व्यूज देंगे, तो वी विल गो फॉर अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू। तो अनेकांतवाद कैसे सिग्निफिकेंट है, स्यादवाद कैसे सिग्निफिकेंट है? एक तरफ हमने ग्लोबल क्राइसिस हमारे पास रहेंगी, इसमें भी वही है कि ग्लोबल क्राइसिस हमारे पास सामने रहेंगी, पर वो ग्लोबल क्राइसिस हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? जो रिसेंट टाइम की क्राइसिस है, वो हमें इंडिविजुअल से स्टार्ट करना है और इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल तक जाना है।
जैसे ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य की बात हम डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, हाउ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम। How can conflict between personal relationships and professional responsibilities affect ethical decision making? Illustrate with examples. ये ब्रॉडली जो क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से क्वेश्चन है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्वेश्चन कई बार आ गया है। हम्म हम्म इंट्रोडक्शन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट प्रोफेशनल जो ड्यूटी है हम्म वो आपके जो पर्सनल नीड वगैरह हम्म अलाइनमेंट में ठीक है या फिर उसको हार्म कर। ठीक है। आपकी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं और आपकी पर्सनल इंटरेस्ट हैं, जब इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर एक डेफिनेशन लिखनी है तो ओईसीडी की डेफिनेशन है, अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस व्हेन अ पब्लिक ऑफिशियल्स private capacity interest could improperly influence the performance of official duties। ठीक। A conflict of interest arises when a public official's private capacity interest could improperly influence the performance of official duties। OECD की गाइडलाइंस हैं। क्वेश्चन है, और दूसरी तरह क्वेश्चन हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कितने टाइप्स का हो सकता है। एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो और आपको पता है आपका कोई रिलेटिव आने वाला है और आपने उसका इंटरव्यू लिया, दिस इज एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, एपरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक पब्लिक सर्वेंट है, वो किसी बिजनेसमैन के साथ सिर्फ गोल्फ खेलने जाता है, कुछ किया नहीं है, कुछ गलत नहीं किया है इसने, लेकिन लोग देख रहे हैं ना उसे कि ये पब्लिक सर्वेंट है, प्रोमिनेंट पब्लिक सर्वेंट है, और इस बिजनेसमैन के साथ, बिजनेस पर्सन के साथ गोल्फ खेलने जा रहा है। कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की नजर में एपिरेंट वे में ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। लोगों को लगेगा कि दैट ही और शी माइट फेवर हिम और हर इन फ्यूचर। दिस इज एपिरेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड ऑल्सो सीम टू बी डन। तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा क्या है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी कुछ नहीं हुआ, एट प्रेजेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। सपोज आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, और मैं पोस्ट रिटायरमेंट सोच रहा हूं कि मैं जॉब भी किसी ऐसी कंपनी में करूंगा जो रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहा है। तो अभी कुछ नहीं हुआ है, बट इट हैज पोटेंशियल टू इम्पैक्ट माई डिसीजन मेकिंग, सो इट इज पोटेंशियल, फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एथिकल डिसीजन मेकिंग को कैसे हार्म करेगा। इन सारी चीजों से क्या होगा, या तो आप एक्चुअली में हैं तो आप डिसीजन गलत लोगे, दैट विल वायलेट योर पब्लिक सर्विस वैल्यूज। अगर नहीं भी हो रहा है, एपरेंट और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इसके लिए एक डायग्राम हम बना सकते हैं कि एक्चुअली क्या होगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट पब्लिक सर्विस में। अगर सिटीजन का पब्लिक का लॉस ऑफ ट्रस्ट होता है, तो अल्टीमेटली जो लेजिटिमेसी है, जो अथॉरिटी है, वो डाउटफुल हो सकती है।
और इन सब से अल्टीमेटली क्या कॉम्प्रोमाइज होगा? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होगा, ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज होगी, अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपका एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपने अपॉर्चुनिटी नहीं दी दूसरे को, इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, इक्विटी कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो जितनी की जितनी पब्लिक सर्विस वैल्यूज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मेजर प्ले करता है हमारे प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये सारे इंपैक्ट हम डायग्राम से दिखा सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट। और अगर लॉस ऑफ ट्रस्ट है, अगर कोई सिविल सर्वेंट है, आर्मस्ट्रांग पेन का हम सब हम एग्जांपल पढ़ते हैं, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था और सिटीजंस का ट्रस्ट था उनके ऊपर, तो सारे लोग आए, उनके साथ काम किया और उन्होंने जो 100 किलोमीटर राउंड की जो रोड बनाई थी विद द पब्लिक सपोर्ट। क्यों? सिर्फ और सिर्फ लॉस ऑफ, क्योंकि सिर्फ उनके ऊपर ट्रस्ट था। तो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रस्ट के बारे में कोट कर सकते हैं, ट्रस्ट वंस लॉस्ट कैन नॉट बी इजिली रिगेन्ड। तो ट्रस्ट बहुत वाइटल है पब्लिक गवर्नेंस के लिए। तो ये वाला डायग्राम बहुत हेल्पफुल हो सकता है। कहीं भी क्वेश्चन आए कि अगर ये पूछे कि भाई अगर ट्रांसपेरेंसी, ये डायग्राम कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर ये पूछता है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ट्रांसपेरेंसी का लॉस होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी होगा। अगर हम कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कोई पब्लिक इंटरेस्ट पुश करना चाहते हैं, वो करना डिफिकल्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन हम लेके आए तो उसके लिए पीछे पब्लिक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस नया चेंज लाने वाले हैं तो उसके लिए ट्रस्ट बहुत वाइटल है। और बाकी तो इसके जो हैं वो conflict of interest, corrupting public duty, nepotism distorting meritocracy, emotional family pressure and vulnerability to corruption, loyalty versus accountability dilemma, political relationship threatening non partisanship, ये सब conflict of interest के, ये तो नोट्स में ऑलरेडी दे रखे हैं। अब कैसे वो करना है? दूसरा पार्ट होता है कि हाउ टू मैनेज conflict of interest। दूसरा, हाउ वुड यू मैनेज conflict of interest। सबसे पहले अगर कोई भी conflict of interest है तो उसे मैनेज करने के लिए जब भी आप सिविल सर्विस में आते हैं तो आपको डिस्क्लोजर्स करने होते हैं। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स करने होते हैं और आपके जो रिलेशनशिप डिस्क्लोजर्स हैं वो करने होते हैं। डिस्क्लोजर पहला स्टेप है। सेकंड जो है ये रिक्यूजल एज द एथिकल स्टैंडर्ड। अगर आपको लग रहा है कि अगर कोई वाइस चांसलर है, उसे पता है कि जो लेक्चरर्स के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं उसमें उसका सन और डॉटर भी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आइडली ही और शी शुड रिक्यूज फ्रॉम दैट प्रोसेस, साइटिंग डिस्क्लोजिंग दैट माय सन और डॉटर इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोसेस, रिक्यूजल। इसके बाद क्या जरूरी होता है? एथिकल ट्रेनिंग, एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल डिस्कशन हो रहा है कि क्या ये चीज गलत है, क्या ये चीज सही है, तो फॉर द एम्प्लॉय ऑल्सो इट बिकम्स इजी टू डिसाइड कि एथिकल है, मुझे रेक्यूज करना चाहिए या नहीं। तो एथिकल ट्रेनिंग एंड एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी क्रूशियल। थर्ड, EI एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन एज स्किल, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर इंस्टीट्यूशन। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि ब्रॉडली हमें क्या करना चाहिए, कैसे चीज को ओवरकम करना चाहिए, तो उसका एक फ्रेमवर्क हम यूज कर सकते हैं। अगर हम अपना सिलेबस देखें तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशन। इसमें लीगल वाला एस्पेक्ट भी आ जाएगा। साइकोलॉजिकल जो एटीट्यूड है, ये सारी चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस साइकोलॉजी का पार्ट है। फिलॉसफी जो हम थिंकर्स पढ़ते हैं वो फिलॉसफी का पार्ट है। तो सिलेबस हमारा मोटा मोटा इन तीन एस्पेक्ट से बनता है। अगर कोई क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी डू, तो इस डायमेंशन में हमें याद रखना है कि जब हम आंसर करने जाएं तो इन तीनों डायमेंशन का हमें इन चीजों को याद करना है। अगर हम बात करेंगे कि प्रॉपर लॉ होने चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, सीबीसी सीबीआई, ये हो गया। एथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। फिर सेकेंडली हमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को ही बात करना है कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर के अंदर राइट एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सर्विस। थर्ड, फिलोसफिकल में जो हम पब्लिक सर्विस वैल्यूज की बात करते हैं, इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, एम्पैथी की बात करते हैं, इसमें हम किसी थिंकर्स को भी कोट कर सकते हैं। अरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स की बात कर सकते हैं, डिओन्टोलॉजी की बात कर सकते हैं, यूटिलिटेरियन की बात कर सकते हैं।
तो कहीं अगर क्वेश्चन आता है व्हाट शुड बी डू, तो हमारा आंसर इन 3 कंपोनेंट्स में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करना है। ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमनली आता है कि डिस्पाइट सो मच ऑफ लॉ, करप्शन क्यों है इतना ज्यादा? क्योंकि हम साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हम एडमिनिस्ट्रेटिव, इंस्टीट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट पे फोकस करेंगे, इट वोंट गिव अस रिजल्ट। तो हम आंसर में भी वाला फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि डू यू थिंक दैट एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड अलोन इज सफिशिएंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ करप्शन एटसेट्रा, तब ना कर सकते हैं हाँ इंपॉर्टेंट है, पर दूसरे जो पिलर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पिलर, इंस्टीट्यूशनल पिलर, फिलोसफिकल पिलर, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। पांचवा इसका डायमेंशन हो गया वर्च्यू एथिक्स एज डीपेस्ट फाउंडेशन, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एज सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, लोकपाल, सीवीसी, विजिलेंस कमीशंस, लीगल एस्पेक्ट भी इसमें आ जाएगा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, आरटीआई में, आरटीआई भी प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर की बात करता है। ये सारे डायमेंशंस में आ जाएंगे। प्राइवेट relationships are guided by emotions, whereas public relationships are guided by rules. Comment. First of all, do you agree with this statement? Hmm. So, hmm. Hmm. सबसे पहले तो डायमेंशन जनरेट करने से पहले देखना कि हम कंप्लीटली इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं। हाँ? Hmm. Hmm. जो बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का मॉडल है वो क्या बोलता है? दैट ऑफिसर हैज टू बी ओनली रूल्स एंड ओरिएंटेड, उसके इमोशंस का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अर्लियर जो हमने जितने भी हम एथिक्स की थ्योरी पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं किसकी? जस्टिस की, वॉर एथिक्स की, इंटरनेशनल एथिक्स की। लॉरेंस कोलबर्ग ने वो दिया था फ्रेमवर्क मोरल डेवलपमेंट का। लॉरेंस कोलबर्ग ने पढ़ा है हमने, लॉरेंस कोलबर्ग का मॉडल था। इनकी स्टूडेंट थे इंटरेस्टिंगली कैरोल गिलिगन। उन्होंने इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा आर्ग्यूमेंट दिया है कि जब हम सिर्फ बात करते हैं एथिक्स की, जस्टिस की बात करते हैं, ये मोस्टली हम जो ह्यूमंस के इमोशनल एस्पेक्ट होते हैं, जो केयर होते हैं, उनको हम इग्नोर करते हैं इस फील्ड में। तो कैरोल गलीगन ने एक नई फील्ड की स्टार्ट की जिसे हम बोलते हैं केयर एथिक्स। जैसे हम सबको पता है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। नाउ अगर आपका कोई दोस्त है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उसके पीछे मान लो कुछ गुंडे पड़े हैं, उसके जान के पीछे पड़े हुए हैं, 10-15 गुंडे हैं, तो आइडली तो आपको ट्रुथ बोलना चाहिए, लेकिन यू हैव द इमोशन, यू हैव कंपैशन एंड यू हैव लव टुवर्ड्स योर फ्रेंड्स, सो व्हाट इज एथिकल टू डू इन दिस? तो केयर, तो कैरोल गलीगन का जो आर्गुमेंट था कि जो हम इमोशंस की बात करते हैं, दे आर नॉट ऑब्स्टिकल फॉर एथिक्स। इंटरेस्टिंगली, दीज इमोशन कैन प्रोपेल अस टुवर्ड्स एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगर हमारे पास कंपैशन होगा, हमारे पास एम्पैथी होगी, हमारे पास सेंसिटिविटी होगी, तो अल्टीमेटली ये हमें एथिकल डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल करेंगे। एंड स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन ओरिएंटेड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो हैज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कैरोल गलीगन, दो प्रोमिनेंट स्कॉलर्स हैं इसके, इनका हम केयर एथिक्स में भी कोट करेंगे और केस स्टडी में भी कोट करेंगे, कैरोल गलीगन एंड नेल नॉर्डिंग। ये सेम आर्ग्यूमेंट है जो केस स्टडी में दिया जाता है कि एक एल्डरली कपल है जो आपके पास आता है, सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल करता है, आप देख रहे हो दे आर इन एक्सट्रीम नीड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प, पर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इफ यू आर गोइंग बाय, इफ यू आर गाइडेड बाय रूल्स, तो आइडियली आपको नहीं देना चाहिए उन्हें बेनिफिट। बट डू यू थिंक वी शुड डू, आइडियली वी शुड डू इट? नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर, एक कीवर्ड हमें लिखना है केस स्टडीज में, वी आर एथिकल केयर गिविंग स्टेट। स्टेट का सिर्फ और सिर्फ पर्पस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो अप करना नहीं है, इसके लिए तो रोबोट्स बिठा दिए जाएंगे। रोबोट्स इंसान से अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं, बट द पर्पस ऑफ स्टेट इज एथिकल केयर गिविंग। हम अर्थशास्त्र की बात करें, जितनी भी स्क्रिप्चर्स की बात करें, दे टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टेट एंड सिटीजन शुड बी लाइक अ पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप, राइट? सो to say that public relationship are guided by rules only is not completely correct, especially in sense of public administration. In public administration also we need compassion, empathy and sensitivity.
दिस वॉज द ब्रॉडर ओवरलाइन ऑफ दिस क्वेश्चन कि कहाँ हम किसे कैसे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट से जज करना है। खाली इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर देना 100%, वी हैव टू टेक द काउंटर व्यू ऑल्सो दैट इन पब्लिक लाइफ ऑल्सो देयर इज ग्रेट स्कोप फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड कैरल ग्लीगन, नेल नॉर्डिंग्स, इनका एग्जाम्पल हम, इनका कोट हम केस स्टडी में भी करेंगे, आंसर में भी करेंगे जब जब केयर एथिक्स की बात आएगी। अगर केयर एथिक्स की बात आएगी, केयर एथिक्स किसमें हम बात कर सकते हैं, एथिक्स ऑफ वॉर की क्वेश्चन आता है उसमें भी बात कर सकते हैं। केस स्टडी इस तरह से आती हैं कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन से पूरी तरह से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट दे आर इन डेफिनेट नीड ऑफ सपोर्ट बाय स्टेट। उसमें भी हम कैरल ग्लीगन और नेल लॉर्डिंग के केयर एथिक्स को कोट कर सकते हैं। केयर एथिक्स से वही तो बताया कि दैट केयर, कंपैशन, दे आर आल्सो वाइटल फॉर एथिकल डिसीजन मेकिंग। अभी तक किस पे फोकस करते थे, बाकी जो कन्वेंशनल थ्योरिस्ट थे वो सिर्फ और सिर्फ फोकस करते थे जस्टिस पर, जस्टिस होना चाहिए, वॉर में भी जस्टिस होना चाहिए, दीज इमोशनल एस्पेक्ट, इनकी सबकी बात नहीं होती थी। पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशन, वो भी तो एथिकल रिलेशन होता है, पर वो क्या जस्टिस के बेस पे होता है? दैट इज नॉट बेस्ड ऑन जस्टिस, दैट इज बेस्ड ऑन केयर। तो कैरल गलीगन ने एक नई फील्ड ओपन की थी केयर एथिक्स की। और अगर कंक्लूड करना है, डू यू थिंक दैट केयर एथिक्स, इसको क्वेश्चन को कंक्लूड, केयर एथिक्स वर्सेस रूल्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो हम सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं दैट केयर एथिक्स इज नॉट alternative to deontology or utilitarianism. It is complementary. It is not alternative, but complementary. It complements conventional ethical theories. Last question. Private relationships are guided by emotions. आर क्या लिखा था, इंट्रोडक्शन क्या लिखा था आपने? अच्छा, स्टार्ट कैसे किया था? अच्छा, नहीं किया है। अब तो अब इंट्रोडक्शन आपके पास है। इन पब्लिक वी थिंक ऑफ जस्टिस, इन प्राइवेट ऑफ लव, देयर आर टू कंफ्यूज द टू। ये तो ठीक है, स्टार्ट ऐसे करते हैं। जनरल कन्वेंशनली इट वाज अंडरस्टूड दैट प्राइवेट रिलेशनशिप वर सोलली बेस्ड ऑन लव एंड कंपैशन एंड केयर, एंड प्राइवेट रिलेशन, मतलब इस तरह से गाइड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोट नहीं था, अब तो आपके पास एक कोट है। केयर एथिक्स का एक कोड बना लो। हाँ, केयर एथिक्स का कोट बना सकते हैं। Swami Vivekananda said, "You cannot believe in God until you believe in yourself." How does this philosophy of self-belief contribute to ethical and confident decision making in public service? ये क्वेश्चन किसके बारे में? ये क्वेश्चन किसके बारे में, मतलब किस सिलेबस के किस फील्ड से लिंक हो सकता है? एप्टीट्यूड, राइट एटीट्यूड। एक स्टेटमेंट ये आया था, एक स्टेटमेंट, सिमिलर स्टेटमेंट आया था, महात्मा गांधी जी का भी स्टेटमेंट आया है, दैट वाज आल्सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट। ये किसकी बात कर रहा है? यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ। यू डज, हाउ डज दिस फिलॉसफी ऑफ सेल्फ बिलीव कंट्रीब्यूट टू एथिकल एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक सर्विस? इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आंसर बन सकता है, ये बन सकता है। तो ये कहना, यू कैन नॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योरसेल्फ, हाउ डज दिस फिलॉसफी ऑफ सेल्फ बिलीव कंट्रीब्यूट टू एथिकल एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग इन पब्लिक सर्विस? क्वेश्चन सेकंड पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। मैं बहुत ज्यादा पहले पार्ट पे सब्सटेंशिएट नहीं करते रहना है कि हम स्टेटमेंट एक्सप्लेन करें। हम स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिलोसफिकली भी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्टीमेटली जो फिलोसफी है वो क्या बोलती है, दैट गॉड रिसाइड्स विद इन यू, इफ यू आर बिलीविंग इन योरसेल्फ यू आर आल्सो बिलीविंग इन गॉड। इस तरह से फिलोसफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो कोर है क्वेश्चन का वो वहां से स्टार्ट होता है, दैट हाउ डज दिस फिलोसफी ऑफ सेल्फ बिलीफ कंट्रीब्यूट टू एथिकल एंड कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग पब्लिक सर्विस? अगर आपके पास सेल्फ बिलीफ है, तो सबसे पहले सेल्फ बिलीफ की ओरिजिन कहां से होती है? अगर कैसे बोले कि सेल्फ बिलीफ है, रिमेंबर हम यहां पे सेल्फ बिलीफ की बात कर रहे हैं, ईगो या ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहे हैं।
ये तो नेगेटिव कॉन्फिडेंस वो है। हम बात कर रहे हैं सेल्फ बिलीफ की। अगर किसी में हम बोलते हैं सेल्फ बिलीफ जनरेट हुआ होगा, तो सेल्फ बिलीफ कैसे जनरेट हुआ होगा? उसके अंदर राइट इमोशनल इंटेलिजेंस होगी। राइट इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 कंपोनेंट कौन-कौन से होते हैं? उसके अंदर सोशल अवेयरनेस होगी, उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होगी, उसके अंदर सोशल रेगुलेशन होगा, उसके अंदर सेल्फ रेगुलेशन होगा। ये चारों चीजें होंगी। अगर उसके अंदर सेल्फ बिलीव है तो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड भी होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड के कौन कंपोनेंट हो सकते हैं? उसके अंदर राइट कॉग्निशन होगा, उसके अंदर राइट अफेक्ट होगा, राइट बिहेवियर होगा। तो हमारे पास 4 से 5 डायमेंशन एटीट्यूड के, कई बार कई बुक्स से एम्पैथी वाला डायमेंशन, एम्पैथी प्लस मोटिवेशन वाला डायमेंशन भी इसमें इंक्लूड करते हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर किसी के पास सेल्फ बिलीफ है तो उसके पास ये 5 कंपोनेंट है और ये 3 कंपोनेंट है। राइट कॉग्निशन है, कॉग्निशन का एस्पेक्ट किससे रिलेटेड होता है? अंडरस्टैंडिंग से, इंटेलेक्ट से रिलेटेड। अफेक्ट का डायमेंशन किससे रिलेटेड होता है? इमोशन से, राइट इमोशंस। बिहेवियर तो हम एक्ट करते हैं एक्चुअली। तो अगर किसी के पास ये 8 कंपोनेंट हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकिंग पब्लिक सर्विस में हेल्पफुल होंगे? अगर किसी के अंदर सोशल अवेयरनेस है, वो सोशल इमोशंस को अच्छे से समझता है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, राइट कॉग्निशन है, राइट इंफॉर्मेशन है, इमोशंस है पब्लिक सर्विस के उसके अंदर, तो अल्टीमेटली हेल्पफुल होंगे राइटफुल डिसीजन मेकिंग में। तो मेरा बेसिक पर्पस यही है कि आपको ये समझाना है कि अगर कोई कोट आता है तो हर कोट के लिए हमारे पास अलग आंसर नहीं बना सकते हैं। लाखों कोट्स में लाखों आंसर अलग थोड़ी ना बनाएंगे। हमें अल्टीमेटली लिंक करना है कि सिलेबस के कौन से पॉइंट से लिंक हो सकता है वो कोट, और उससे हम आंसर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास अब 8 पॉइंट हैं कि एम्पैथी होगी, मोटिवेशन होगा, सेल्फ अवेयरनेस है, तो अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्पफुल होगा। क्लियर है? लिख सकते हैं वाला आंसर। अब हेल्पफुल होगा फिर क्वेश्चन उसके डायमेंशंस बनाना होगा। समझ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इस पर्पस क्लासेस के पर्पस से? बेसिकली हमें टॉपिक का डायमेंशन करना है कि भाई सिलेबस के किस टॉपिक से उठ के आया है ये आंसर। अब इसमें लिख लो 8 पॉइंट है, कोई भी पॉइंट बना लो, कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसमें अब।